नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बस अब से कुछ देर बाद राज ठाकरे की महारैली है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में गजब की हलचल मची है। इसलिए राज ठाकरे की रैली पर हर राजनीतिक दृष्टि है। जूनियर ठाकरे को 16 शर्तों के साथ रैली की इजाजत तो मिल गई, लेकिन शिवसेना का आक्रामक रवैया और तेवर अभी भी जारी है। ठाकरे परिवार के आपसी झगड़े पर ओवैसी ने भी बयान दे दिया, तो बीजेपी भी संभली राज की रैली पर नजर रख रही है। सवाल यह है कि क्या आज की रैली से राज ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट की खाली पड़ी कुर्सी पर अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं? सवाल यह भी कि क्या राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी गुमनामी और कम शक्ति को भुलाकर धमक के साथ वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं? सवाल यह भी कि आखिर राज ठाकरे की रैली से शिवसेना क्यों परेशान? तो राज ठाकरे की रैली को लेकर राजनीति भी परवान पर है। एमएनएस समेत शिवसेना और दूसरी पार्टियों के नेता इसे अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जितनी उत्सुकता आपको है, जितनी उत्सुकता महाराष्ट्र को है, जितनी उत्सुकता देश को है, हमें भी है। और बस कुछ ही समय बाकी है और ये देखना होगा कि साहब क्या मुद्दा लेते हैं, किस विषय पे बात करते हैं। मुझे लगता है पूरे देश में इसकी उत्सुकता है। मुझे लगता है जो मुद्दा राज साहब ने लिया है वो मुद्दा पूरे देश को अपील कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। ये महाशय निकले हैं अयोध्या के लिए या मराठवाड़ा में जा रहे हैं, तो भजन उनके पीछे करने वाले कौन है? दूसरे कोई नहीं है, ये बीजेपी के नेता लोग हैं। भाई आपका हिंदू तो आप संभालो, हमारा हिंदू तो हम संभालेंगे। ये आपको लगता है कि ये हिंदू ओबीसी बनाकर कोई शिवसेना का होट खा जाएगा और आपको राजनीतिक फायदा हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में नहीं होने वाला है। पूरे देश में कौन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ज्यादा वफादार है उसका कंपटीशन चल रहा है, जिसमें सब पार्टी शामिल है। सब पार्टी शामिल है सिवाय हमारा वो टीआरएस को छोड़ के अभी तक पूरे लगे हुए उसमें, दौड़ में सब लगे हुए, भाग भाग उसी में लगे हुए। आप देखो क्या जुमला दे रहे, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे। कोई पहली बार तो रैली नहीं कर रहे, और राज ठाकरे जी ने जब भी कभी रैली की है तो वो सारी चीजें जो उन्होंने पिछले रैली में किए थे वो भी जरा पूछिए उन्हें। अगर हर रैली में कोई अलग भूमिका होगी तो फिर उसको क्या कहेंगे? मैं तो नौटंकी कहूंगा। देखिए, राज ठाकरे को महाराष्ट्र की पब्लिक ने बार बार रिजेक्ट किया है और उनकी राजनीति को भी पब्लिक ने रिजेक्ट किया है। अब वो राष्ट्रीय न्यूज़ के अंदर, मीडिया के अंदर रिलेवेंस ढूंढ रहे हैं और कोई ना कोई इस तरीके का काम वो भी करेंगे, और जो उन्हीं की तरीके के मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं वो भी करेंगे, ताकि वो मीडिया के अंदर जगह बना सकें। और इस बीच राज ठाकरे की रैली से ठीक पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा है कि कुछ लोग बार बार अपना झंडा बदलते रहते हैं। एक मराठी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने राज ठाकरे पर जमकर प्रहार किया है। कुछ लोग जो बार बार अपना झंडा बदलते हैं, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। और उनका इशारा, पहले वो गैर मराठी पर हमला किया करते थे, अब गैर हिंदू पर हमला कर रहे हैं। तो सीधे इशारा जो है वो राज ठाकरे पर है। राज ठाकरे की रैली से पहले उद्धव ने राज ठाकरे पर यह निशाना साधा है। खेळाडूंकडे मी लक्ष देत नाही, कारण हे खेळाडू नेमकं कोणत्या कोणत्या मैदानात कोणते खेळ करतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवलेलं आहे। कधी मराठीचा खेळ, कधी हिंदुत्वाचा खेळ, कधी ह्याचा खेळ। तर असे हे खेळाडू जे असतात ना, त्यांना मी काही इतरांचं कोणाचं मी अपमान करू इच्छित नाही, म्हणजे जे खेळ करतात डोंबारी वगैरे त्यांचा अपमान नाही मी करू इच्छित। परंतु असे खेळ महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहत आलेले आहे, आणि ते काय झालेलं आहे की 2 वर्षाचा कालखंड हा प्रचंड मोठा आहे, आणि जर करमणूक फुकटात करून मिळत असेल तर का नाही पाहिजे। असं होतं की मार्केटिंगचा जमाना आहे, मध्ये तुम्हाला नाही पसंत पडलं तर परत करा। तर तसं तुमचं हे तुम्हाला फळलं तर फळलं, नाही तर परत, म्हणजे गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली। हे असे भोंगेधारी पुंगीधारी खूप बघितले। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के हर राजनीतिक दल के नेता मौजूद हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। आनंद दुबे जी
शिवसेना से हमारे साथ हैं सचिन सावत जी, कांग्रेस से हमारे साथ हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी से हमारे साथ हैं प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों को नमस्कार, चारों का बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से अब एमएनएस और शिवसेना में ठनी हुई है, ये क्या सिद्ध करती है? बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपसे इसलिए क्योंकि आप शामिल हैं सरकार में और आपको लगता है कि ये दो भाइयों की लड़ाई नहीं, ये एमएनएस शिवसेना की लड़ाई नहीं, कहीं ना कहीं शिवसेना अलग करके बीजेपी एमएनएस को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है? सईद भाई, सबसे पहले तो आज मैं महाराष्ट्र दिवस पर सारी महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा तो मैं बता दूं कि ठाकरे बंधुओं का ये जो मामला है, ठाकरे बनाम ठाकरे जो आपने कहा अभी, ये तो महाराष्ट्र की जनता 2005 से देख रही है, जब आदरणीय राज ठाकरे साहब ने शिवसेना से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी का गठन किया। उसके बाद से लगातार वो जनता के बीच में काम करते रहे। उसका परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि 2019 में इन्होंने 19 रैलियां की अपने आप को स्थापित करने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से एक विधायक और एक पार्षद चुनाव में ये जिता के ला पाए। तो वहां पर जहां तक मुद्दा यह है कि राजनीतिक रूप से राज ठाकरे साहब का अपना कोई ऐसा वजूद नहीं है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो। दूसरी बात जहां तक यह है कि सर श्रीवास्तव जी, बृजमोहन जी, क्षमा आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि राज ठाकरे की रैली वहां पर शुरू होने वाली है और सीधे पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ चल रहा है, अपडेट दीजिए प्लीज। देखिए, यहाँ पे पूरी तैयारियां हो चुकी है। जो मराठा सांस्कृतिक मंडल का जो मैदान है वहां पर ये रैली होने जा रही है और पूरे मराठवाड़ा से जिस प्रकार से इसको प्रतिसाद मिला हुआ है, बड़ी संख्या में लोग, कार्यकर्ता राज साहब ठाकरे इन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं। और जो कहा जा रहा है कि औरंगाबाद में पहली बार इतनी बड़ी रैली का आयोजन 2 साल का कोविड काल के बाद जो हुआ है यहाँ पर आयोजित की गई है। और कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि ये है शिवसेना की जो वोट बैंक है उसे काटने का एक प्रयत्न है, एक कोशिश है, जिसके लिए मनसे को आगे किया है। क्योंकि इसके पहले मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, इस जगह पर मनसे का दबदबा था या वहां पर उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो कि महानगर पालिका के भी चुनाव होने हैं, यहाँ पर भी उन्हें अपना बेस बनाना है और कहीं न कहीं शिवसेना का जो गढ़ है, उनकी जो वोट बैंक है, उसे काटने का एक प्रयत्न है, एक कोशिश है। ठीक है, बहुत धन्यवाद पंकज। पंकज, जैसे ही रैली शुरू होती है हम दोबारा आपके पास आएंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए और रैली की तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं, राज ठाकरे वहां पहुंच चुके हैं। जैसे ही राज ठाकरे आते हैं रैली में और ये रैली शुरू होती है, हम सीधे आज से पर सबसे पहले आपको लिए चलेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आदरणीय राज ठाकरे साहब और उनके जितने प्रवक्ता हैं वो लगातार एक महीने से ये कह रहे हैं कि ना ये राजनीतिक रैली है या ना ये धार्मिक रैली है, ये तो सामाजिक रैली है। तो जब राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक कार्यों की तरफ अग्रेसित हो जाता है, इसका सीधा मतलब यह है कि उसने इस बात को तय कर लिया है और उसके दिमाग में बात बैठ गई है कि अब वो जनता के बीच में राजनीतिक मुद्दे लेकर नहीं जा पाएगा। अब जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, जो इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि आज राज ठाकरे साहब के साथ रैली में जितने लोग दिख रहे हैं, इनके चेहरे जब मैं देख रहा हूं तो इसमें से 90% लोग तो वो दिख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वाकई में राज ठाकरे साहब के वहां जन समर्थन ही नहीं है। अब मैं एक दूसरी बात और कहना चाह रहा था कि देखिए, राज ठाकरे साहब ने जी सर, बिल्कुल आपने पॉइंट यहां पर वो खड़ा कर ही दिया हमारे साथ। सर, थोड़ी सी आज समस्या ये है कि आनंद जी हैं, आप हैं और हमारे साथ सचिन जी हैं, मतलब तीनों की आपकी सरकार है, तीनों आप साथ में हैं। क्योंकि अभी डॉक्टर वागीश सारस्वत जी को आना है, अभी शहना एनसी जी को आना है, तो चर्चा में थोड़ा सा आप लोग भी आनंद लेंगे और आप लोग उनसे सवाल पूछेंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे। रिएक्शन ये आनंद जी सीधे अगर आप तीनों को हम अलग कर दें, सिर्फ शिवसेना और एमएनएस की बात करें, तो क्या आपको राज ठाकरे का ये आक्रामक रुख और इस तरह से सड़कों पर उतरना डर लग रहा है? सईद भाई नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको महाराज दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको भी बधाई और आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड मिलने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। देखिए सईद भाई, ऐसा है कि यह धर्म और अधर्म के बीच का भी एक युद्ध है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है।
एक तरफ ए टीम और सी टीम है, एक तरफ शिवसेना है। एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हैं, उनका आशीर्वाद है, उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व है और शिवसेना है। और एक तरफ एक ऐसी असफलता है, एक ऐसे असफल लोग हैं जो पिछले 17 सालों से अपनी जमीन को बनाने में लगे हैं। मुझे हैरानी तब होती है सईद भाई, जब राज ठाकरे जैसे नेता जिनके पास एक विधायक और एक नगर सेवक हैं और वो कभी भी केंद्र सरकार की आलोचना नहीं करते। हैरानी तब होती है जब वो कहते हैं कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं। अरे भाई, आपका हिंदुत्व जो है वो पूरी तरह से नकली है। उसका कारण यह है कि जब आप 2007 और 8 में फेरी वालों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, रिक्शे वालों को, टैक्सी वालों को मार मार कर, अयोध्या से आए हुए नागरिकों को मार मार कर, पीट पीट कर भगा रहे थे, तब आपका हिंदुत्व कहां सोया था? अब आपको चूंकि बीजेपी के लिए काम करना है, बीजेपी की सी टीम बन गए हैं आप, इसलिए आप शिवसेना को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ही असली हिंदुत्व के पुरोधा है। उसका कारण बताता हूं। हिंदुत्व वो है सईद भाई जो सबको अपने हृदय में समान रूप से संभाले, किसी का विरोध न करे। यही तो श्री राम भगवान कहते थे कि अगर मेरे राज्य में एक व्यक्ति भी दुखी है तो मेरा राम राज्य सही नहीं है। बिल्कुल, यही तो हिंदुत्व है। दुबे जी, सचिन जी, हम आपके पास आना चाह रहे थे और आपका एक रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर वागीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो अब मैं आपके पास बाद में आता हूं। पहले सीधे डॉक्टर सारस्वत, आप नहीं थे, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आनंद दुबे जी ने सीधे सीधे आप पर, आपकी पार्टी एमएनएस पर यह आरोप लगा दिया है कि आप तो बीजेपी की सी टीम बन चुके हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रश्न बहुत सीधा सा, बिना किसी भूमिका के, डॉक्टर साहब, क्या आपका 24 में लोकसभा विधानसभा दोनों में बीजेपी के साथ एमएनएस का कोई गठबंधन हो रहा है, कोई गठजोड़ हो रहा है, कोई संबंध? सईद भाई, ये आनंद जी और ब्रजमोहन जी जिस तरह से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने तोते की तरह एक स्क्रिप्ट को रख लिया है, बस उसी को बार बार रिपीट किए जाना है। कोई भी चैनल हो, कोई भी एंकर हो, कोई भी डिबेट हो, विषय कोई भी हो, इन्हें सिर्फ इतना ही बोलना है, ए टीम, बी टीम, सी टीम, क्योंकि टीम बनाने की आदत इनको पड़ गई है। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी ने जब से अपना धर्म परिवर्तन किया है, अपना खतना करा के, सुन्नत करा के सोनिया सेना और शरद पवार की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, तब से उनको ना तो हिंदुत्व की चिंता है, ना ही समाज की चिंता है, ना ही देश की चिंता है। सिर्फ उन्हें सत्ता की चिंता है, सिर्फ अपनी चिंता है। वो सत्ता भोगी बन गए हैं, इसलिए हर चीज में उन्हें ढोंग नजर आ रहा है। राज ठाकरे जी ढोंगी नहीं है। जब उन्होंने विरोध किया आदरणीय मोदी जी का, तब वो विरोध के मुद्दे थे, इसलिए विरोध किया। आज अगर उन्होंने धारा 370 और दूसरे रिफॉर्म देश भर में किए हैं और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, तो आज हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। योगी जी ने लाउड स्पीकर की आवाज को बिना शोर के कम कर दिया, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार शोर मचाई जा रही है, कोई निर्णय तक पहुंच नहीं पा रही है। तो हम इनका विरोध कर रहे हैं, हम इनको आईना दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने ए टीम, बी टीम और सी टीम बना ली है। ठीक है, हम किसी टीम में नहीं। दुबे जी बोल रहे हैं। दुबे जी एक सेकंड, दुबे जी, हाँ मेरी बात पूरे होगी। हाँ, दुबे जी नहीं टोकेगा नहीं। दुबे जी निवेदन, दुबे जी निवेदन, डॉक्टर वागीश, डॉक्टर वागीश, 2024 की तैयारी, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से, नहीं तैयारी नहीं, बीजेपी के साथ मैं वहीं आ रहा हूँ। गठबंधन तब होता है जब कोई दल किसी को प्रस्ताव देता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसी भी तरह का लिखित या मौखिक प्रस्ताव हमें नहीं दिया है। अगर कभी कोई इस तरह का प्रस्ताव दिया जाएगा तो निश्चित तौर से राज ठाकरे जी उस पर सहृदयता के साथ विचार करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो, उसके साथ गठबंधन में हम चुनाव लड़ें। राज ठाकरे जी ने अब तक एकला चलो की नीति अपनाई है। अगर हमारे एजेंडे पे कोई दल सहमत होगा तो हम निश्चित तौर पे उस पर विचार करेंगे, लेकिन हमारे एजेंडे पर महाराष्ट्र का एजेंडे है, हिंदुत्व का डॉक्टर वागीश, हम धर्मांध नहीं है, हम धर्माभिमानी है, ये बहुत स्पष्ट है। हम धर्मांध डॉक्टर साहब बीजेपी से,
डॉक्टर साहब हमें किसी की प्रार्थना का विरोध नहीं है शाहिद भाई, ठीक है, किसी भी धर्म डॉक्टर के साहब, विरोधी नहीं है। डॉक्टर सारस्वत, बीजेपी से किसी तरह की कोई आपत्ति आपको नहीं है अगर प्रस्ताव आता है, या राजनीति अगर किसी भी तरह से आप दोनों को मिलने की तरफ प्रेरित करती है तो आप मिल जाएंगे? मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी का शुरुआत से, जब से स्थापना हुई है, 16 साल हो चुके हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना लेके, एक एजेंडा है, वो एजेंडा है महाराष्ट्र धर्म। हमारे लिए भी महाराष्ट्र से महाराष्ट्र माजा, ठीक है, महाराष्ट्र पहले है, हम पहले मराठी हैं, और उसके साथ साथ चूंकि हमारा जन्म हिंदुत्व में, हिंदू घराने में हो तो हम हिंदू हैं, हम धर्मांध नहीं है, हम मुस्लिम धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हम सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ लेके चलेंगे। नहीं एक से दुबे जी आप बहुत देर से डॉक्टर वागीश को रोकना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन सचिन जी का एक रिएक्शन ले लें सब, और प्रोफेसर रागी भी हैं, फिर उसके बाद बारी से आपके पास आते हैं। आप प्लीज नोट कर लीजिएगा जो भी आप जवाब देना चाहते हैं, क्षमा के साथ। सचिन जी, महाराष्ट्र में बड़ी मुश्किल से आप सत्ता में आ पाए और इस महाआघाड़ी सरकार के साथ आप सत्ता में हैं। आज जो परिस्थितियां इस समय बन रही हैं, आपको लगता है कि देश में आपकी स्थिति कमजोर हो रही है, और महाराष्ट्र में जहां आप सरकार में हैं वो भी गठबंधन की सरकार में, ऐसे में अगर एमएनएस खड़ी हो रही है और एमएनएस बीजेपी मिल जाए तो फिर आप संकट में आ जाएंगे, आप और पीछे चले जाएंगे? क्या, हमारा प्रश्न सबसे यही है कि क्या आपको भी डर लग रहा है? नहीं, हमें डर देश के लिए लग रहा है। देखिए, देश में जिस तरह से नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, उसी की एक फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को दी है। अब ये मेरे जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहां एक दुकान है जो बहुत मतलब मेरे ख्याल से विगत बहुत साल से चल रही थी, अलग अलग होगी। पहले मिठाई की चली, वो नहीं चली, फिर उसके बाद में कोई साड़ी की दुकान डाली, साड़ी की दुकान नहीं चली, तो फिर बाद में एक बनियान की दुकान डाली, लेकिन चल नहीं पाई। उसी तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 से अपनी ये दुकानें बदलती रह रही है। पहले तो उन्होंने धर्मनिरपेक्षता शुरू की, उनका झंडा कुछ अलग था। 2 साल में वो मराठी के मुद्दे पे आए, लोगों को मारने लग गए, वो भी नहीं चला। उनके जो इंजन के डब्बे में कोई मतलब लोग बैठने को तैयार नहीं थे। उसके बाद में अभी ये नई दुकान उन्होंने खोली है। निश्चित तौर पर ये सभी जो चीजें वो करते आ रहे हैं, इसकी आदत लोगों को पड़ चुकी है। लोगों ने बार बार उनको धिक्कार दिया है, उनको नकारा है। निश्चित तौर पर अभी ये किराए के लाउडस्पीकर की तरह भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है, और जो वो नहीं कर सकती, जो वो नहीं कह सकती, इनके मुंह से कहलवा रही है। और एक जो शांतता का माहौल, डॉक्टर साहब एक मिनट बोलिए, सचिन जी को खत्म कर लेने दीजिए प्लीज। हाँ, सचिन जी बात खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी एक तरफ से ये कह रहे हैं कि मराठी का मुद्दा नहीं छोड़ा, तो भैया हनुमान चालीसा स्तोत्र आप लेके आ रहे हैं, मराठी में तो मारुति स्तोत्र भी है, भीमरूपी महारुद्रा बोला जाता है, तो आज उसकी याद नहीं आई आपको? आज आपको उत्तर प्रदेश के सीएम की याद आ रही है। और यही राज ठाकरे जी तो 2019 में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे कि ये सभी लोगों ने पूरे देश का नुकसान कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। आज अचानक भूमिका बदल दी। तो ये जो चोले बदलने का जो सिलसिला है वो सालों से चलते आ रहा है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा और कुछ कहने की इनके बारे में सचिन जी, दुबे जी आपके पास आए, उससे पहले प्रोफेसर रागी सर, ये जो लाउडस्पीकर का मुद्दा उठा और उसे लेकर राज ठाकरे एकदम से मुखर हो गए, आक्रामक हो गए, आपकी दृष्टि में सर क्या हासिल करना चाहते हैं राज ठाकरे? देखिए, राज ठाकरे ने एक मुद्दे को उठाया है, और मुझे लगता है कि ये शिवसेना को इस पर अपना उत्तर देना चाहिए, और ये उत्तर जो है वो संविधान के अनुरूप हो, कानून के अनुरूप हो। यदि आप ये कह देते हैं कि हम आपको खारिज कर देते हैं, सिर्फ इससे बात नहीं बनती है। राज ठाकरे ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्या अजान आप 5 बार सुनाएंगे? और यदि सुनाएंगे तो उसके प्रत्युत्तर में यदि हिंदू समाज यदि जो है वो 5 बार यदि हनुमान चालीसा करता है, तो क्या आपको उससे आपत्ति है? इस पर उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बात करते हैं? एक बहुत वाजिब सवाल है। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर वो सड़कों पर अजान और नमाज का विरोध करते हैं। क्या बाला साहब की वो सारी नैतिकता उद्धव ठाकरे ने बेच रखी है? क्या उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि हमने बाला साहब की
जो सांस्कृतिक विरासत है, जो राष्ट्रीय विरासत है, जो राष्ट्रीय संबोध है, हम उससे अपने आप को अलग करते हैं और हम मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें कोई परहेज नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सत्ता चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। उनको लगता है कि सत्ता के लिए हमको मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहें तो सही, आप ये स्वीकार तो करें कि हम अपने परिवार की सत्ता के लिए मुस्लिमों के साथ, मुस्लिम आतंकवादियों के साथ, मुस्लिम रेडिकलिस्ट ताकतों के साथ हम अपने आप को उनके आगे सजदा कर रहे हैं। हमको उनकी जरूरत है, ये आप कहें तो सही। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि राजस्थान, ये महाराष्ट्र के अंदर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन ताकतों के साथ खड़ी हैं और कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इनके विरोध में खड़ी हैं, जो इनका विरोध करता है। जो ताकतें इनके पक्ष में खड़ी हैं वे वही ताकतें हैं, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं विभाजन के पहले की मानसिकता को संपोषित करते हैं, कहीं न कहीं पहले की मानसिकता को संवर्धित करते हैं। मेरा बस इतना कहना है। बहुत धन्यवाद। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आप ही के पास आ रहा हूं। दुबे जी, आप डॉक्टर वागीश की बातों के उत्तर अवश्य दीजिए, देना चाह रहे थे, आप बहुत देर से प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारा छोटा सा एक प्रश्न है। क्या शिवसेना की जो पहचान बाला साहब ठाकरे के समय थी, वो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, आक्रामक एक हिंदू पक्ष की छवि शिवसेना की हुआ करती थी, क्या वो कमजोर हो रही है? इसका आपको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा? और साथ ही साथ ये कि जिस तरह से राज ठाकरे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी है, महाराष्ट्र में भोगी है, तो कहीं आप पर सत्ता के लालच का जो आरोप लग रहा है उससे मराठी मानुष के मन में आपकी छवि खराब तो नहीं हो रही? दुबे जी। नहीं सईद भाई, मैं आपके प्रश्न का भी जवाब देता हूं। पहले आदरणीय वागीश जी की बात को बताता हूं कि उन्होंने आपके राष्ट्रीय चैनल पर खतना जैसे शब्द का प्रयोग किया, जिसके लिए मैं आपत्ति लेता हूं। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको किसी धर्म के प्रति नफरत होगी, आप अपने घर में रखिएगा। दूसरी बात, सईद भाई, जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, इन्होंने पहले से शुरुआत कर दी, अब गिरेगी कि तब गिरेगी, आज गिर रही है, कल गिर रही है। जब इन्होंने देखा कि अभी सरकार नहीं गिर रही है, तीनों दलों के नेता आपस में समन्वय बनाकर अच्छे से महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, तब इन्होंने अपने बी सी डी, कुछ टीमें तो जेल में भी बंद हैं, उनको लाने का इन्होंने काम शुरू किया। और उसका जो इन्होंने प्रयास किया, एक असफल प्रयास कि महाराष्ट्र में अस्थिरता फैलाई जाए, महाराष्ट्र में सद्भावना कैसे बिगड़े, कैसे ये सरकार अस्थिर हो और शिवसेना के ऊपर हिंदू विरोधी का कैसे एक दाग लगाया जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताता हूं कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है उसको आदरणीय उद्धव जी ने और निखारा है। उन्होंने पूरे देश में हिंदुत्व के साथ साथ ही एक शालीनता, एक गंभीरता, काम करने वाला मुख्यमंत्री, सबको लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री, ऐसी जो अपनी एक छवि बनाई है, उससे ये सब विचलित हुए हैं। और उसी का कारण है कि आज महाराष्ट्र में 2 सभाएं हैं। सईद भाई, उसी का कारण है कि आज महाराष्ट्र में 2 सभाएं हैं, एक ए कर रहा है, एक सी कर रहा है, एक संभाजी नगर में हो रही है, एक मुंबई में हो रही है, और यह सब मिलकर केवल एक ही टारगेट कर रहे हैं कि शिवसेना को। दुबे जी, आपने संभाजी नगर कहा जी, कहा ना? अगर हम गलत नहीं है तो औरंगाबाद को कहा आपने? जी बिल्कुल कहा। तो आप नाम क्यों नहीं बदलते फिर? बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मुद्दा आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने उठाया था। उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में चला गया था। और मैं आपको बता दूं कि 2014 से 19 तक आदरणीय देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और बिल्कुल शिवसेना हमेशा कहती थी कि आप इनिशिएटिव लीजिए, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कभी भी उनका हिंदुत्व जागा नहीं और उन्होंने कभी संभाजी नगर नाम किया नहीं। यही तो दिक्कत यही है सईद भाई कि ये दोहरी राजनीति करते हैं। जहां इन्हें महबूबा मुफ्ती से सहूलियत लगती है, ये वहां पर हिंदू विरोधी बन जाते हैं। जहां इन्हें लगता है कि शिवसेना के पीठ में खंजर भोंकना है, वहां ये बहुत बड़े हिंदू बन जाते हैं। ये चाहते क्या है?
या देश की जनता को बरगलाकर शिवसेना की इमेज को खराब करना चाहते हैं। ये आज अयोध्या जाने की बात करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं, जब तक गंगा में स्नान न करें, अयोध्या की पावन धरती पर कदम न रखें। दुबे जी, डॉक्टर वागीश, मराठी अस्मिता सर और दूसरा आक्रामक हिंदुत्व या हिंदू हृदय सम्राट, राज ठाकरे किस तरफ जाना चाहते हैं? क्या वो बाला साहेब ठाकरे का जो ये खाली कुर्सी है, जो पद खाली है इतना बड़ा हिंदू हृदय सम्राट वाला, वो बनना चाहते हैं और इसलिए आज आपको एमएनएस को बीजेपी के सहारे की जरूरत पड़ रही है? सर देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देता हूँ, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। राज ठाकरे जी स्वयं समर्थ नेता है और एक बार जब उन्होंने आवाज उठाई, एक सामाजिक मुद्दा उठाया, तो पूरे देश में एक लहर चल गई, एक आंदोलन बन गया। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बिना कोई शोर मचाए हुए उसको पूरा कर दिया। जरूरी नहीं है कि आप अगर सहमत नहीं है तो उसके लिए शोर मचाएं। यहाँ राजस्थान की सरकार ने उल्टे क्या किया, अलविदा की ईद के समय पे ढेर सारे लाउड स्पीकर लगा दिए। एक तरफ पूरे देश में लाउड स्पीकर उतारने का आंदोलन चल रहा है और इनकी कांग्रेस नीच सरकार वहीं लाउड स्पीकर बजा बजा के जोर से ये साबित करना चाह रही है कि भाई आप कितना भी आंदोलन कर लो, हम आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई 1905 के आदेश का पालन करने वाले नहीं हैं। आप कितना भी शोर मचाओ। देखिए, अगर ये इस तरह की जिद पे अड़ेंगे तो आंदोलन तेज होगा। ये टकराव की राजनीति है। राज ठाकरे जी ने टकराव की राजनीति कभी करनी नहीं चाहिए, परंतु बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पहचाने गए। राज साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट अपने आप को कहलवा नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट इस देश में सिर्फ एक ही हो सकता है। हमने राज ठाकरे जी को, जब से उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है और देश को आगे ले जाने की बात की है, तब हम उनको हिंदू जननायक का तमगा हम लोगों ने दिया है। क्योंकि हमें लगता है कि कोई देश के हिंदू जननायक है और वो बाला साहब की जो विरासत थी, सही मायने में उनके विचारों को इस देश में आगे ले जाने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वो सिर्फ राज ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे जी डॉक्टर वागीश भाई दादू कहते हैं, डॉक्टर वागीश में ये क्षमताएं नहीं है कि वो बाला साहब ठाकरे की विचार विरासत को आगे ले जा सके। डॉक्टर वागीश, आज ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जमकर निशाना साधा। राज ठाकरे को कह दिया कि वो तो झंडा बदलने वाले हैं, पहले वो गैर मराठी पर हमला करते थे, अब गैर हिंदू पर हमला कर रहे हैं। इस पर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी दे दीजिए प्लीज। सईद भाई, हमने तो सिर्फ झंडा बदला है, उद्धव जी ने क्या बदला है? उद्धव जी ने उस कांग्रेस के साथ समझौता किया है जिसका विरोध हमेशा से बाला साहब ठाकरे ने किया। उन राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार जी के साथ समझौता किया है जिनके साथ निजी मित्रता तो बाला साहब ने रखी, लेकिन कभी राजनीतिक निकटता नहीं आने दी। तो परिवर्तन तो उद्धव ठाकरे जी में हुआ है, झंडा बदलकर कोई पाप नहीं किया है। अगर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा को अपना झंडा बनाया है तो इसका तो सबको गर्व होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, छत्रपति महाराज की विरासत तो आके ले जा रहे हैं, इसमें आपत्ति किस बात की है? डॉक्टर साहब समय तो उद्धव जी के विचारों पे आपत्ति हो सकती है। ब्रिजमोहन जी, राज ठाकरे और जिस तरह से अभी डॉक्टर वागीश ने कहा कि बाला साहेब और एनसीपी प्रमुख के बीच नजदीकी जरूर थी, दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दोस्ती हमने कभी नहीं की। लेकिन यही बात तो राज ठाकरे के साथ भी थी ना डॉक्टर वागीश। क्या आपको लगता है ब्रिजमोहन जी, अगर राज ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ नजदीकी उनकी भी रह सकती है, उनके साथ वो रह सकते हैं, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आपकी अपनी पार्टी महाविकास आघाड़ी की जिसकी शिवसेना बीजेपी के साथ रह सकती है, तो आप कहीं अलग थलग पड़ते हुए तो अब नहीं लग रहे हैं 2024 में लोकसभा में भी और विधानसभा में। कहीं ऐसा ना हो कि सब गड़बड़ हो जाए, कुछ ऐसे अंसारी साहब, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, 3 पार्टियों की जो सरकार है, इन सारे नेताओं में ही नहीं, हमारे नीचे का जो कैडर है तीनों पार्टियों का, उसमें भी इतना सामंजस्य है कि किसी भी मुद्दे पर ये लोग एक साथ खड़े होते हैं। आप अभी हाल में देखिए कोल्हापुर का जो चुनाव हुआ जिसपे कांग्रेस का उम्मीदवार था, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और वहां पे बीजेपी को मुंह की खाना पड़ी। 18,000 से ज्यादा वोटों से उनको हारना पड़ा। महत्वाकांक्षा भी तो होती है ना, जब महत्वाकांक्षा भी होती है ना व्यक्ति की। अब आपकी मिलीजुली सरकार है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मान लीजिए किसी को कहीं कुछ ज्यादा मिल रहा है, बीजेपी में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, तो क्यों नहीं जाएगा? राजनीति में तो स्थायी दोस्त दुश्मन तो होता नहीं है। मैं बताऊं कि हम लोगों की जो महत्वाकांक्षा है वो है जन सेवा की।
हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, पदों की महत्वाकांक्षा हम लोगों के पास नहीं है, और जनता की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका हम लोगों को सरकार के माध्यम से मिल रहा है। सवाल लिख लीजिए, काम हम लोग कर रहे हैं। जहां तक बात यह है कि यहां तक बात है, राज ठाकरे साहब, उनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही पता नहीं क्यों भ्रमित है। आप देखिए कि राज ठाकरे साहब ने लाउड स्पीकर हटाने की बात की, सबसे पहले डर के किसने लाउड स्पीकर उतारे? 30,000 जो कि गैर कानूनी लगे हुए थे, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब ने। और क्योंकि हिंदुस्तान के जो 18 राज्य हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के 2005 के आदेश की अवहेलना कर रहे थे, उन्होंने कहीं भी आदेश का पालन नहीं किया था। जबकि महाराष्ट्र में हालत यह थी कि जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बौद्ध धर्म और चर्चों पे जहां पर भी माइक लगे हुए थे, उन सबों को नियमित किया जा रहा था। आखिर में कुल 3,000 बचे थे, और ये 3,000 भी करीब करीब हो चुके। मैं सोचता हूं महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत मुश्किल से 1 या 2% ऐसे होंगे जहां पर कि अभी भी प्रक्रिया चल रही होगी। बाकी का 97 से लेके 98% माइक जो लगे हुए उनका नियमितीकरण कर दिया गया। ठीक है सर। तो बीजेपी को डरा तो राज ठाकरे साहब रहे, वो बीजेपी कांप रही है उनके सामने, घबराई हुई है, उनके 18 मुख्यमंत्री डरे हुए हैं। और प्रोफेसर रागी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि शिवसेना के साथ अगर कांग्रेस और एनसीपी अगर जुड़ जाती है तो शिवसेना का चरित्र बदल जाता है। तो ये शायद उनका अनुभव इसलिए है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ वहां पे कश्मीर में अपना संबंध बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी का उस समय इस्लामीकरण हो गया था। तभी उस दौर में वहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ अन्याय हुए। तो ये अनुभव आपका, रागी साहब का हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में हमारी सरकार पूरी तौर से देश के संविधान के अंतर्गत काम कर रही है और धर्मनिरपेक्षता के साथ काम कर रही है। हमारे लिए सारे धर्म एक समान है, हम सारे धर्म की इज्जत करते हैं और सारे धर्मों के लिए हम संघर्ष करते हैं। श्रीवास्तव जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एमएनएस, जिसकी राजनीतिक शक्ति महाराष्ट्र में कितनी है, वो बीजेपी को कैसे डरा सकती है। लेकिन आगे आते हैं, सचिन जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। आगे सर आ रहे हैं सर। सचिन जी को समय कम मिल रहा है। लगातार सारे चैनलों पे दिखा रहे हैं, वो बीजेपी के सारे प्रवक्ता इसको बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अरे डरे हुए लोग, बस ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है सर, आ रहे हैं ना, आपकी बारी आएगी दोबारा भी। सचिन जी, अब महाराष्ट्र में देखिए, ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र में बहुत प्रयास हुए आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के, अस्थिर क्यों, उसे गिरा देने के सारे प्रयास हुए, साम दाम दंड भेद सब कुछ हुआ। ठीक है, अभी तक आप बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में इस तरह के उदाहरण हैं सचिन जी, जहां अच्छी खासी चलती हुई सरकारें किसी ना किसी महत्वाकांक्षा के चलते गिर जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। 2024 में विधानसभा भी और लोकसभा भी दोनों हैं, पहले लोकसभा बाद में विधानसभा। आपको लगता है स्थितियां ऐसी ही रहेंगी या सब अपना अपना कुछ ना कुछ साथी तलाश लेंगे, कांग्रेस अकेली रह जाएगी? देखिए, पहले तो ये समझने की आवश्यकता है, जिस तरह से आपने कहा कि देश भर में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत सारी सरकारें गिराई गई हैं, तो ये 2014 के बाद हुआ है। मोदी सरकार की जो सत्ता की महत्वाकांक्षा है और आरएसएस उसके साथ में जुड़ी है, देश में एक तांत्रिक व्यवस्था लेके आने की कोशिश इनकी लगातार चल रही है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार इसलिए स्थापन हुई थी क्योंकि लोकतंत्र के लिए जो बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी बनी है, इसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में ये तीनों एक साथ आए। हाँ, हमारे विचारधारा में निश्चित तौर पर अलगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, शिवसेना की विचारधारा अलग है, लेकिन एक मुद्दा यह है कि आज अगर लोकतंत्र को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, उनको सत्ता से दूर रखना पड़ेगा। और इसी वजह से पूरे देश भर में अगर आपने देखा होगा कि नफरत का माहौल जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश की गई, जिस तरह से दिल्ली में माहौल हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, और लेकिन उनकी कोशिश लगातार जारी है। अब वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मनसे को आगे करके करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही मुद्दा लाउड स्पीकर का लीजिए, लाउड स्पीकर का मुद्दा अभी क्यों आया? 2014 से 2019 में फडणवीस जी की सरकार थी, उस वक्त में ये मुद्दा क्यों नहीं लाया राज ठाकरे जी ने? अचानक इनको अभी 2022 में याद आ गया क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। लोगों में नफरत का माहौल तैयार करने के लिए इसकी कोशिश की जा रही है और ये चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार इतने साल तक क्यों चुप बैठ गई थी? और दूसरी ओर अभी तो उन्होंने ये भी किया है कि सिर्फ मस्जिदों के नहीं, जो मंदिरों के भी तो लाउड स्पीकर निकले हैं। तो जितने भी अनधिकृत लाउड स्पीकर है, जो प्रशासन ने जिसको मान्यता नहीं दी, वो सभी निकाले गए। तो इसी तरह से यहां भी कार्रवाई हो सकती है, आप कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन ये इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना, इसके पीछे ये जो राजनीति है, इसका विरोध करने के लिए ये हम एक साथ आए। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म को किस तरह से बाजू में रखना चाहिए,
लेकिन आज की परिस्थिति में अफसोस की बात है कि आज राजनीतिक विश्लेषक बन के भी आरएसएस के समर्थक आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम सी टीम के रूप में भी ऐसे ऐसे पार्टियां लाते हैं और नफरत का माहौल देश में तैयार करने की बाकायदा कोशिश की जाती है, जिसको महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से विरोध करेगी और उसको खत्म करके रहेगी। और अगली बार जो भी चुनाव आएंगे हम साथ में लड़ सकते हैं, जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये खतरा रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह भेष बदल कर लोग आ रहे हैं मनसे जैसे, इनका खतरा रहेगा, तब तक हम साथ में रहेंगे। ठीक है डॉक्टर वागीश। डॉक्टर साहब, जहां तक हमें याद है और हम समझते हैं, शिवसेना का गठन जब हुआ और बाला साहेब का भी ये उद्देश्य रहता था कि मराठी मानुष, मराठी लोगों का विकास हो, उत्थान हो और उनके हितों की रक्षा हो और कम से कम महाराष्ट्र में उनका सम्मान। ये उद्देश्य तो शिवसेना भी पूरा कर रही है, तो क्या अब आपको मुद्दों की कमी पड़ गई थी? मराठी मानुष पूरा शिवसेना की तरफ चला गया था, इसलिए अब आप हिंदुत्व की तरफ लौट रहे हैं, अजान और लाउडस्पीकर की बात कर रहे हैं? सर, ये अजान की बात करना हिंदुत्व की बात नहीं हो सकती साहिब भाई। मैं बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि राज ठाकरे जी का मुद्दा सिर्फ अजान का नहीं है। कोई भी धर्म हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं होना चाहिए। लोग बीमार होते हैं, उनको तकलीफ होती है। विद्यार्थी जो अभ्यास करना चाहते हैं उनको तकलीफ होती है। नौकरी पेशा लोगों को तकलीफ होती है। नींद में लोगों को खलल पड़ता है। तो ये समस्या कोई एक धर्म की समस्या नहीं है, सभी धर्मों की समस्या है। वो चाहे रात भर जगराते का चलने वाला लाउडस्पीकर हो या फिर अजान का हो। अजान का कह करके इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दा धार्मिक बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से सामाजिक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जैसे पार्टी के नेता इसको धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पोलराइज चाहते हैं। जो ये बार बार कह रहे हैं ना, दुकानें इन्होंने चला रखी हैं। ये दुकानें राजनीतिक पार्टियों को दुकान समझते हैं। हमारे लिए राजनीतिक पार्टी दुकान नहीं है। 80% हमारे यहाँ पे समाजकारण है, 20% राजकारण है। इनके यहाँ पे तो दुकानें लगी हैं। इनके यहाँ पे दुकान इस तरह की लगी है कि एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, दाऊद का आरोप लगता है, उसको गिरफ्तार। श्रीवास्तव जी नहीं, श्रीवास्तव जी प्लीज, ब्रिजमोहन जी प्लीज, सर प्लीज मत रोकिए डॉक्टर वागीश को प्लीज। मंत्री का आएंगे सर आपके पास प्लीज। आज तक नहीं सर प्लीज, नहीं लिया गया। इनका गृह मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया जाता है, जेल में जाता है। आज भी जेल में है अनिल देशमुख। ये इस तरह से समन्वय की सरकार किस बात की है? सर प्लीज, ब्रिजमोहन जी नहीं सर, प्लीज समझिए सर, बहुत बुरा लगता है, आवाज बंद कर देना सर। हम नहीं चाहते किसी की भी आवाज बंद हो, प्लीज। अरे श्रीवास्तव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? सर प्लीज, सर आप आपका समय आएगा ना, जवाब दीजिएगा प्लीज, मत टोकिए मत प्लीज। हाँ, आ रहे हैं दुबे जी। सही मायने में इनका समन्वय दिख रहा है। ये दुकान चला रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस का भ्रष्टाचारी मंत्री है, एनसीपी का भ्रष्टाचारी है, तो सब मिलकर उसको बचा रहे हैं। अरे सर, क्यों बोल रहे हैं आप श्रीवास्तव जी? नहीं, आप बहस तो आपस में कर सकते हैं आप, प्लीज सुन लेने जी ना जनता को क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर वागीश। इससे बढ़िया समन्वय देश में किसी सरकार ने नहीं देखा होगा। ठीक है, एक मंत्री आरोपित है, जेल में है, फिर भी उसका हो गया डॉक्टर वागीश। सर प्लीज समाप्त कीजिए। इससे बढ़िया सचिन जी आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, नहीं श्रीवास्तव जी, आपका नंबर नहीं है सर, क्यों नहीं समझते हैं सर आप इस बात को? हम सीधे इस वक्त जाना चाहेंगे प्रोफेसर रागी के पास। 2024 में प्रोफेसर रागी, संगीत साहब, महाराष्ट्र में लोकसभा भी है और विधानसभा भी। आपको लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य वहां पर बदला हुआ आप देखते हैं? कुछ ना कुछ बदला हुआ होगा, अलग गठबंधन होंगे, गठबंधन टूटेंगे, नए बनेंगे? मुझे लगता है कि 2024 तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी महाराष्ट्र की राजनीति में। जो अभी तक शिवसेना का जो इमेज रहा है, मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो हिंदुत्व का इमेज रहा है, वो शिवसेना का बहुत ज़्यादा उसका क्षय हुआ है और उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। महाराष्ट्र के हिंदू कंसोलिडेशन जो है वो आज के दिन में शिवसेना के साथ न जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। ये ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना ने बाला साहब की सारी विरासत को, यहाँ तक कि कांग्रेस के साथ समन्वय को, कांग्रेस के साथ घुटने टेकने को, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी जो है और महाराष्ट्र की जनता जो शिवसेना के साथ जुड़ी हुई थी, इसको कभी लाइक करेगा, इसे कभी पसंद करेगा।
तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण बनेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष होगी और शिवसेना और बाकी सारे लोग जो हैं वो एक पक्ष होंगे। शिवसेना का आंशिक तौर पे मुस्लिम इस्लामीकरण हो चुका है। मैं बार बार इस चीज को जोर देकर के इसलिए कह रहा हूं कि शिवसेना ने इस्लामीकरण के जितने भी एजेंडे थे उन सारे एजेंडे को आगे अपने आप को घुटने टेक चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं बौद्धिक स्तर पर उसका बंध्याकरण हो चुका है। शिवसेना का मैं कहता हूं, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मुहावरे का प्रयोग कर रहा हूं, राजनीतिक बंध्याकरण हो चुका है। कोई भी आदर्श व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो हिंदुत्व में विश्वास करता है, जिसको लगता है कि इस्लामिक टेररिज्म से इस देश को खतरा है, जिसको लगता है कि रेडिकल इस्लाम से इस देश को खतरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे मुसलमान, बट उन ताकतों से जो अपने आप को अरब और अरबी मुसलमानों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि शिवसेना उन ताकतों के साथ आज के दिन में खड़ी है। ठीक है सर। और वो हिंदुत्व के लिए बहुत गहरा आघात है। शहीद भाई। ठीक है सर। हाँ आनंद जी एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछ लें आपसे और उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। हमें लगता है 1984 के बाद, अगर हम गलत हो तो प्लीज ठीक कीजिएगा दुबे जी और डॉक्टर वागीश आप भी, 1984 के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना का एकदम से उत्थान देखा गया महाराष्ट्र की राजनीति में और वो आगे भी बढ़ी और आज यहां पर है। आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे की जो एक आक्रामक छवि थी, उस छवि से आप हट रहे हैं, उद्धव ठाकरे हट रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि राज ठाकरे में महाराष्ट्र के लोग वो बाला साहब वाली छवि देखते हैं? शहीद भाई, सबसे पहले बता दूं कि हिंदवी स्वराज के संस्थापक, महाराष्ट्र नहीं संपूर्ण भारत के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को लेकर चलने वाले हम शिवसैनिक और हमारे नेता आदरणीय बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जी हैं। उनसे बड़ा हिंदू कौन था? उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी, उनकी सेना में अगर हिंदू होते थे तो साथ ही साथ मुसलमान भी होते थे। वो हमेशा कहते थे कि भारत की अस्मिता के लिए लड़ने वाले सभी वीर पुरुष हमारे हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानते हो। हम वो हिंदुत्व का प्रचार करना चाहते हैं। हम इनके जैसा नकली हिंदुत्व लेकर नहीं आते कि जहां सहूलियत हो वहां टोपी लगा लें और जहां इनको फायदा नजर आए वहां उन्हें दूर कर दें। ऐसा हिंदुत्व हमें न तो चाहिए न हम कभी करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हम अपने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, एनसीपी और कांग्रेस को क्षमा के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय समाप्त हो गया है सर। डॉक्टर वागीश सारस्वत जी, आनंद दुबे जी, शाइना एनसी जी को आना था बीजेपी की तरफ से, उनकी उपस्थिति यहां जरूरी थी लेकिन वो नहीं आ पाई किसी वजह से। सचिन सावंत जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप पांचों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी हाथ मिला रही है? क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे की लाउड स्पीकर वाली राजनीति 2024 विधानसभा और लोकसभा दोनों में एक अलग राजनीतिक समीकरण के तौर पर हमें देखने को मिलेगी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आगे मिलेंगे। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए।